गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रमापा टेम्पल। तो रुद्रेश्वरा टेम्पल है जिनको हम रमापा टेम्पल भी कहते हैं। रमापा टेम्पल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसने इसको डिज़ाइन किया था, जो इसके स्कल्पचर थे, उनका नाम रमप्पा था। ठीक है, तो जो आर्किटेक्ट थे इनका नाम रमप्पा था, इसलिए इसको हम रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं। तो ये जो टेम्पल है जो कि वरंगल में है, लोकेटेड है तेलंगाना में, ये हमारी 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है इंडिया की। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती हैं? नेचुरल या मैन मेड कोई भी स्ट्रक्चर जिसकी बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है और उसको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो उसको पहले यूनेस्को जो है वो पहले यूएन जो है वो रिकॉग्नाइज़ करता है, और जो है वो यूनेस्को जो है उसको फिर बेसिकली यूएन के ही फॉर्मेट है ये। ठीक है, तो यूनेस्को इसको रिकॉग्नाइज़ करता है। ठीक है, तो अब ये ह्यूमैनिटी के लिए कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होती है, तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं साइट्स, इसलिए इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। और फिर होता क्या है कि यूनेस्को जो है वो गवर्नमेंट्स के साथ, जो जैसे अब इसमें तेलंगाना गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसकी मैनेजमेंट और इसकी जो है देख रेख देखेगा। तो अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो सिलेक्ट कैसे की जाती है? जो इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपनी नॉमिनेशंस भेजती हैं कि हम चाहते हैं कि इसको आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर कर दो। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि उसकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए। और वो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू कैसे डिक्लेयर की जाएगी, कैसे जो है वो डिसाइड किया जाएगा? 10 क्राइटेरिया होते हैं, उसमें से कोई भी एक अगर वो सेटिस्फाई कर रही है वो क्राइटेरिया वो साइट, तो उसको आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू जो है वो कहेंगे कि हाँ उसकी कोई आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, और फिर उसकी नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर जब नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया जाता है तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जो ये दोनों बॉडीज़ हैं, ये दोनों मिलके जो हैं डिसाइड करती हैं कि क्या वो जो साइट जो नॉमिनेट की गई है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के काबिल है या नहीं है। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं तो फिर वो बॉड जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को रिकमेंडेशन भेजती है और उस साइट को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये रमापा टेम्पल क्या है? रमापा टेम्पल के बारे में देखते हैं। इसको 1213 एडी में जो है वो बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो काकटिया जो डायनेस्टी है उनके उस टाइम पर एक गणपति देवा किंग होते थे, उनके जनरल थे जो रेचर्ल रुद्र, उन्होंने इसको टेम्पल को बनाया है। और इस टेम्पल के जो आर्किटेक्ट थे रमप्पा, उनके नाम पर ही इस टेम्पल को जो है वो नाम दिया गया है। असल में तो रुद्रेश्वरा टेम्पल है, ठीक है। तो रामलिंगेश्वरा स्वामी जो है वो शिवा की एक फॉर्म है, वो इनकी इस टेम्पल की प्रिजाइडिंग डीटी है। और 6 फीट हाइट ये टेम्पल है कि इसका जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे है जिसके 6 फीट हाइट है, और वॉल्स हैं, पिलर्स हैं, सीलिंग्स हैं, और बहुत अच्छी इस पर कार्विंग्स की हुई हैं। इसके गेटवे के लिए बहुत फेमस है ये, ठीक है। तो जो मार्को पोलो आपने सुना होगा ना, यूरोपियन ट्रैवलर थे वो एक, तो मार्को पोलो ने इसको बोला था इस टेम्पल को कि ये ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ मिडिवल टेम्पल्स ऑफ द डेक्कन है, ठीक है। तो काकटिया डायनेस्टी के बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले ये वेस्टर्न चालुक्यास जो है उनके अंडर होते थे, फिर बाद में इन्होंने अपनी जो है वो इंडिपेंडेंस जो है वो एस्टैब्लिश कर ली थी, अपने आप को एक सोवरेन डायनेस्टी बना लिया था प्रताप रुद्र वन के टाइम पर। और ये बहुत फेमस है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इनकी जो टैंक्स हैं और जो इरिगेशन और जो ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए इन्होंने जो नेटवर्क ऑफ टैंक्स बनाया है उसके लिए बहुत फेमस है ये। इन्हीं के टाइम पर जो है तेलुगु लैंग्वेज की जो इंस्क्रिप्शन है वो भी बननी शुरू हुई। फिर मार्को पोलो इनके टाइम पर विजिट किया, ठीक है उसने, और जो है वहाँ पर एक पखाल लेक है वरंगल में, वो भी बहुत फेमस है। एक 1000 पिलर टेम्पल भी है, वो बिल्कुल इसके जैसा ही है देखने में, ठीक है। तो वो भी जो है वो इसी एरिया में ही है, वरंगल वाले एरिया में, ठीक है। और कोहिनूर डायमंड जो है वो भी इसी काकटिया डायनेस्टी का ही जो है वो डायमंड है, और ये जो अब इस टाइम पर ब्रिटिश क्राउन के पास है। कोहिनूर डायमंड को चोरी किया जो है वो छीना एक तरह से दिल्ली सल्तनत ने, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ये कोहिनूर जो है वो दिल्ली सल्तनत के पास चला गया, ठीक है। फिर वहाँ से ये ट्रैवल होता हुआ ये ब्रिटिश के पास आया है और ये अब उनके पास है, ठीक है। गोलकोंडा फोर्ट जो है हैदराबाद का, वो भी इन्होंने ही बनाया, काकटिया डायनेस्टी के टाइम पर ही बनाया गया है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, रामप्पा टेम्पल। सो Rudreshwara temple, which is also known as Ramappa temple because of the architect which built this temple was named Ramappa. It has received the
World Heritage Site status. It will be India's 39th World Heritage Site. So what is a World Heritage Site? We have recently discussed it in our prelims booster session, that it is any natural or man-made area or a structure which requires special protection because of its international importance. So it is recognized by the UN, that is the UNESCO in this case, and it is important for humanity because it is holding some cultural or physical significance. So how is this World Heritage Site selected? So governments generally nominate their sites, and how they nominate these sites, because they have a outstanding universal value criteria, and this outstanding universal value criteria is based upon 10 criteria which are mentioned by the World Heritage Site Committee. And if any site satisfies even one of that criteria, then the nomination can be sent, and this nomination is evaluated by the International Council on Monument and Sites and the World Conservation Union. And if they recommend it to World Heritage Committee, then then a site can be declared as a World Heritage Site. Okay, so this Ramappa temple is what it was constructed in 1213 AD by the Kakatiya Empire, and Recharle Rudra, he was the general of Kakatiya king Ganpati Deva. He built this temple. During his reign, this temple was built, and it was built by the architect Ramappa. Okay, that's why we call it Ramappa temple. Otherwise, its name is Rudreshwara temple. Okay, so this temple is basically dedicated to Ramalinga Ishwara Swami, who is a form of Shiva. So it is a Shiva temple, and it stands on a 6 feet height star shaped platform with walls, pillars, and ceilings adorned with intricate carvings. Okay, so the carvings around on these walls are very famous. The distinct style of Kakatiyas for the gateways to temple complexes, it is also very famous. So the Marco Polo was a European traveler. He called this particular temple as the brightest star in the galaxy of medieval temples in Deccan. Okay, so this Kakatiya dynasty, it was under the Western Chalukyas during the 12th and 13th centuries, but later on they established a sovereign rule, that is a independence rule, during the reign of Prataparudra I. And this dynasty is famous for the construction of network of tanks for irrigation and water. We all know that. Okay, so the usage of Telugu language also started during this Kakatiya reign. Okay, and this 1,000 pillar temple in Varangal, it is also very close to this Ramappa temple, and it is also famous for the Kakatiya architecture. This Pakhal Lake in Varangal is also famous, and the most important attribute of this Kakatiya Empire was Kohinoor diamond. Okay, so now at this moment it is held by the British Crown, but during 13th and 14th centuries, Kakatiya kingdoms faced several invasions by Delhi Sultanate, and during Alauddin Khilji's reign, Kohinoor went into the hands of Delhi Sultanate, and later on it went to the hands of British. Okay, so Golconda Fort in Hyderabad, it is also built by the Kakatiya rulers. Okay, so now let us see the next topic, which is Dhamma Chakra Day या फिर अशद पूर्णिमा. तो जो है अशद पूर्णिमा या धम्म चक्रा डे जो है वो इस टाइम पर 24 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है. तो धम्म चक्रा डे क्या है? फर्स्ट फुल मून डे होता है जो अशद मंथ का, जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उस दिन इसको मनाया जाता है. और कहा जाता है कि इसी दिन जो है बुद्ध जो है उन्होंने अपने पहला सरमन अपने 5 डिसाइपल्स को दिया था डियर पार्क रसीपटना कहाँ पर है? सारनाथ में. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सरमन्स देने शुरू किए थे सबसे पहला जब यहाँ पर दिया था, तो इसलिए हम कहा जाता है कि टर्निंग ऑन द व्हील्स ऑफ धर्म, कि धर्म की शुरुआत की उन्होंने अपने सरमन के साथ. ठीक है, तो इसलिए इस डे को, कि जब उन्होंने जिस दिन सबसे पहले उन्होंने सरमन दिया, उसको हम धर्म चक्र डे की तरह से सेलिब्रेट करते हैं. गुरु पूर्णिमा भी इसी दिन सेलिब्रेट की जाती है. ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा का मतलब है फुल मून डे. ऑफ कोर्स जो हमारा अशद मंथ का फुल मून डे होता है, क्योंकि सेम ही है, तो ठीक है, तो उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है. और हिंदुज़म में जो है ये महर्षि वेद व्यास जी को ये डे को जो है वो डेडिकेट किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने जो है वेदा और जो 18 हमारी पुराण महाभारत और भागवतम है, जो श्रीमद् भागवतम, उनको जो है लिखा था और जो है एडिट किया था बेसिकली. और जो है
हमारे लिए सावन का जो मंथ होता है वो भी इसी डे के बाद से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है ना 24 और 25 के आसपास जो है सावन भी शुरू हो गए हैं। ऑनसेट ऑफ मानसून जो है हमारे इंडिया में इसी डे के आसपास जो है वो शुरू होते हैं, ठीक है। तो धम्मचक्र डे एंड अशत पूर्णिमा। So India has Ministry of Culture under the International Buddhist Confederation under the aegis of Ministry of Council has been celebrating this Ashad Purnima on 24th July because it is marking the Dharma Chakra Day. So on this Dharma Chakra Day, it was believed that Buddha delivered his first sermons to his 5 disciples in Sarnath, UP. Okay, so because he delivered the first sermon to his disciples, it is said that the wheels of dharma started on this day. And in Hinduism, this day is dedicated to Maharishi Vedvyas, who edited several texts of importance, of mythological importance to Hinduism. And this very day marks the onset of monsoons in India also. Okay, so now let us see this topic, microplastics. तो दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ है, उन्होंने जो है वो गंगा रिवर के अंदर देखा है कि बहुत ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो देखे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा हेविली पॉल्यूटेड है हमारी गंगा रिवर, और ये सीधा जाकर जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर जो है ये माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो मिल रहे हैं। तो अब माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। जनरली आपका जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है, और ये बहुत लेस देन 5 मिलीमीटर के होते हैं और बहुत हार्मफुल हो सकते हैं ये ह्यूमंस के लिए भी और मरीन स्पीशीज़ के लिए भी, ठीक है। और अगर इसको मरीन जो हमारे हैबिटेंट्स हैं वो इसको इंजेस्ट कर लेते हैं तो उनके लिए जो है वो हमारी ये फूड चेन में आ जाते हैं। फिर हम फूड जो है क्या होता है कि फ़िश अगर इसको खाएगी, फिर फ़िश को ह्यूमन खाएंगे, तो एक तरह से फूड चेन में आ जाते हैं ये। तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स ये परमानेंट चलते रहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, आपको पता ही है। और ये जो है जो स्टडी की गई है इसमें देखा गया है कि अपार्ट फ्रॉम माइक्रोप्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक और सेकेंडरी प्लास्टिक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा रैम्पेंटली जो है वो पॉल्यूट किया जा रहा है, उसका भी पॉल्यूशन किया जा रहा है गंगा के अंदर। सबसे ज़्यादा जो है वाराणसी वाला एरिया जो है वहाँ पर जो ये पॉल्यूशन पाया गया है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट और रिलीजियस ऑफरिंग की वजह से जो है ये जो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर आ जाता है। और इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारी सॉलिड और जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है वो कोई खास अच्छी तरह से नहीं की जा रही है, डिस्पाइट हमारे जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं नमामि गंगे प्रोग्राम। तो भी हमारे जो ये गंगा की जो एक तरह से जो सफाई का जो अभियान है उसमें ये सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जो है वो स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक, माइक्रोप्लास्टिक्स. So a Delhi-based NGO has conducted a study and it has found that the Ganga River, which flows into the Bay of Bengal, is heavily polluted with microplastics. So microplastics are small bodies which have a small size basically, which is less than 5 millimeters, and it is harmful to human as well as marine species. And if it is ingested by marine habitants, then it comes out to be a part of the food chain. And generally you can find these microplastics in our toothpastes etc., and cosmetics etc. And these microplastics are being washed away by the Ganga river because we are not discarding these microplastics efficiently. Generally these microplastics are emitted by the industrial waste, and that's why they are founding their way to the Ganga river. And this study has also put light upon the non-degradable plastic which that is emitted by the industrial waste and as well as religious offerings. And single-use plastic or the secondary plastic products are also found rampant in the Ganga river. Okay, so it is signaling that we are not very efficiently working towards solid and liquid waste management, and that's why despite our very best efforts of Namami Gange program, which was launched by the government in May 2015, we are not very good in performing our solid and liquid waste management duties. Okay, so now let us see the next topic, moon forming around an exoplanet. तो एक स्टार है PDS-70, उसके आसपास जो है जो प्लैनेट्स हैं, एक्सो प्लैनेट्स हैं, उनका मून की फॉर्मेशन का टाइम भी हमने जो है वो स्पॉट कर लिया कि वहाँ पर मून शुरू हो चुका है बनना, ठीक है। तो अब बर्थ ऑफ अ मून कैसे होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि एक इंटरस्टेलर गैस, मतलब एक गैस है बहुत सारी, और डस्ट जो है वो स्कैटर्ड पड़े हैं गैलेक्सी में, ठीक है। फिर जो है वो
उसी से जो है वो स्टार बनते हैं, ठीक है, उसी गैस से और उसी जो है वो जो डस्ट से स्टार बन जाते हैं, ठीक है। फिर जब ये जो लेफ़्ट ओवर मटेरियल, जो बचा हुआ मटेरियल है, वो जब वो मटेरियल स्पिन होना शुरू होता है, घूमना शुरू होता है, वो उससे प्लैनेट बनते हैं। और प्लैनेट के आसपास जो थोड़ी बहुत जो डस्ट बच जाती है या जो गैस बच जाती है, उससे जो है वो मून बनते हैं, ठीक है। तो हमने देखा है कि जो मून की स्टेज है वो इस PDS-70 जो स्टार है उसके आसपास शुरू हो गई है। तो जैसे हमारा सन एक स्टार है, वैसे एक PDS-70 स्टार है जिसके आसपास जो है हमने कुछ एक्सोप्लैनेट्स को देखा है, ठीक है। तो एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं? वो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो किसी और स्टार के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनके अपना कोई एक सिस्टम है और वो इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स जैसे हमारे अर्थ को कोई और गैलेक्सी से अगर कोई ढूंढेगा तो उसको मुश्किल होगी, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उस वो कम ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू सन, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक्सोप्लैनेट्स भी बहुत कम ब्राइट होते हैं, तो इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्यों ढूंढते हैं एक्सोप्लैनेट्स को? इसलिए ढूंढ रहे हैं कि क्या हम ये देखना चाहते हैं कि क्या अर्थ के बियॉन्ड भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, और क्या हम किसी और जगह से तो नहीं आए हैं, और हमारी जो ह्यूमंस जो हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, इसके बारे में भी हमको पता करना है। तो हमको एक्सोप्लैनेट्स के बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है। So now let us see this topic in English. Moon forming around an exoplanet. So scientists have discovered a moon forming region around a planet beyond our solar system. So this planet is basically located around PDS-70, which is a star, and this planet is revolving around this star, and a moon forming region has been spotted around this planet. And how a moon is formed? So generally the clouds of interstellar gas and the dust which is scattered around galaxies, they start spinning, and because of them spinning, some stars are born, okay. So when the leftover dust and gases, they form planets, and the leftover uh, the leftover material around these planets which is spinning, it forms a moon, okay. So we have started to see that moons are forming around an exoplanet which is revolving around this PDS-70. So these exoplanets are all those planets which lie outside of our solar system, that is, they are not a part of our solar system, and they do not revolve around the sun. They have a separate star of their own, okay. And they are difficult to find because they emit much less light than their stars. That's why they are difficult to find. And scientists study these exoplanets because we want to see if life exists beyond the Earth or not. Okay. So now let us see the next topic, which is elections in Pakistan occupied Kashmir. तो अब जो है वो अभी कुछ जो है आपने देखा होगा संडे को, मतलब कल जो है इलेक्शंस किए गए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। सो कॉल्ड इलेक्शंस जो भी होते हैं वो किए गए हैं। तो पाकिस्तान की में POK की कॉन्स्टिट्यूशनल जो है पोजीशन क्या है? पाकिस्तान उसको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है। नाम का आज़ाद कश्मीर कहा जाता है उसको। अब आप देखना कि उसके क्या हाल किए हैं पाकिस्तान ने, ठीक है। वो उसको लिबरेटेड पार्ट कश्मीर का मानता है, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो उन्होंने सिर्फ 4 जो है वो प्रोविंसेस को जगह दी हुई है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को। इसको वो आज़ाद जम्मू कश्मीर कहता है, लेकिन आप उनके एक्शंस देखना अभी तो किस एंगल से जो है वो आपको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लगेगा, ये आप खुद सोचना, ठीक है। पाकिस्तान का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 257 में कहता है कि जब भी जम्मू कश्मीर स्टेट, सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर नहीं, वो हमारी वाली उसको भी कहता है, जो मतलब टोटल जम्मू कश्मीर है, जब वो आज़ाद हो जाएगा तब वो पाकिस्तान के साथ उस कंडीशंस पे मिलेगा जो कंडीशंस जम्मू एंड कश्मीर के लोग चाहते होंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे रूल करते हैं POK को? 10 डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर, 3 डिवीजन्स में। वहाँ की कैपिटल मुजफ्फराबाद है। सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी कहते हैं, लेकिन सब कुछ वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती है। वहाँ पर कोई भी पर्सन इलेक्शन नहीं लड़ सकता अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोलता है, ठीक है, कोई उसकी व्यूज़ जो है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं तो, ठीक है। फिर अगर कोई बोल देता है, कुछ एक्सप्रेस कर देता है, तो उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है उसके, क्योंकि उसको एक जो है वो एफिडेविट देना पड़ता है कि वो पाकिस्तान की जो है कश्मीर का पाकिस्तान के साथ जुड़ने के अगेंस्ट वो कभी भी कुछ नहीं बोलेगा, कि अल्टीमेट मोटिव कश्मीर का पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। अगर उसके खिलाफ कोई भी पर्सन वहाँ पर कुछ बोलता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है।
जो पीओके है उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है वो रन करती है एक कश्मीर काउंसिल के थ्रू, ठीक है। तो वो 14 मेंबर बॉडी है जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के वो जो है वो हेड करते हैं, जिसमें 6 मेंबर जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के होते हैं और 8 मेंबर जो है वो पीओके असेंबली और उनकी गवर्नमेंट के होते हैं। और उसके अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर भी जो है वो एक जो है वो मेंबर होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इलेक्शंस जो होते हैं वो किस लिए किए जाते हैं? एक तो असेंबली को जो है वो इलेक्ट करने के लिए सबसे पहली बार इलेक्शंस जो है वहाँ पर 1970 में कंडक्ट किए गए थे, और उसी टाइम पर जो एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी, और उसी के आसपास जो है पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है फर्स्ट फुल फ्लेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को जो है वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है असल में, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, इलेक्शंस इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड ऑन दिस संडे in Pakistan occupied Kashmir. So the constitutional status of this Pakistan occupied Kashmir is that Pakistanis call it Azad Jammu and Kashmir. Okay, so but there is a provision in Article 257 of the Pakistani Constitution which says that when this entire state of Jammu and Kashmir, not just this POK, but India's own Jammu and Kashmir, so when this entire Jammu and Kashmir, this combined Jammu and Kashmir will join Pakistan, the conditions will be determined by the people of the Jammu and Kashmir state. Okay, so but the actions of Pakistani state is contrary to the provisions that they have encapsulated in their own constitution. So how is it ruled? How this POK region is ruled? So they have formed 10 districts under 3 divisions, and the capital of this Pakistan occupied Kashmir is Muzaffarabad, according to to of course Pakistanis, and they call it an autonomous and self-governing territory. But of course Pakistan army calls all the actions here. They control everything from thought to the polity. Everything is controlled by the Pakistan army, and any person who says or who propagates against the ultimate accession of Kashmir to Pakistan, that person is disqualified from electing, from fighting elections basically. So, and if you want to fight election, then you have to file an affidavit that you will not say anything against Kashmir's eventual accession to Pakistan. Okay, so POK is run by Pakistani government through a Kashmir Council. This Kashmir Council consists of 14 members headed by the Prime Minister of Pakistan. 6 members are nominated by the Pakistani government and 8 are from the POK Assembly and government, including the Prime Minister of so-called Azad Kashmir. Okay, so first direct elections were held in this territory in 1970. In 1974, the Pakistan got its full-fledged constitution also, and these elections are held to elect the legislators, and most importantly the prime minister, and the so-called prime minister and the president of this Pakistan occupied Kashmir region. Okay, so now let us see the next topic, which is Agarwood. तो त्रिपुरा जो गवर्नमेंट है उन्होंने त्रिपुरा अगरवुड पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया है। तो अगरवुड एक एवरग्रीन ट्री स्पीशीज़ है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नेटिव स्पीशीज़ है। तो हिमालय से लेके पपुआ न्यू गिनी जो है इस एरिया में मिलती है ये। और ये क्या है, जो आपका जो एक्विलेरिया ट्रीज़ है उसमें से रेजिन निकलता है, ठीक है। रेजिन क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि पेड़ों में से वो दूध वाला टाइप सा निकलता है, एक वाइट सा सब्सटेंस, ठीक है। तो उसी से ही जो है ये जो अगरवुड जो है वो इसी का ये जो रेजिन है, इसी से ही जो है ये इस रेजिन को जो है इन्फेक्ट किया जाता है एक मोल्ड से, फियालोफोरा पैरासिटिका, और उसी के ही बेसिस पर ये अगरवुड जो है वो क्रिएट किया जाता है। अगरवुड का यूज़ कहाँ किया जाता है, आपकी अगरबत्तियाँ जो होती हैं, परफ्यूम होती हैं जो, उसमें क्योंकि इसमें इसकी खुशबू होती है तो इसलिए इसको जो है अगरबत्ती, परफ्यूम, इस चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और त्रिपुरा की जो पॉलिसी है वो कह रही है कि हम अगरवुड प्लांटेशन को जो है वो 2025 तक जो है वो डबल करना चाहते हैं और एक $20 बिलियन रुपीज़ की मतलब जो है इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं अगले 5 साल में, ठीक है। सो अगरवुड, नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Tripura Agarwood Policy 2021, which aims to double the Agarwood
plantation by the year 2025 and make it a 20 billion rupees industry in the next 5 years. They have launched this policy. This agarwood is basically an evergreen tree species which is native to the northeast India. It is also found in the foothills of Himalayas to uh, Papua New Guinea. It is formed due to a complex procedure or the complex abiotic and stress induced resin on the Aquilaria trees. So once this resin, you may have seen that some trees emit these resins when you make a cut upon some the stem of a tree. You see that these resins are released by these trees, and these resins are used to make agarwood. Okay, so this agarwood is basically, this resinous wood is basically a dark wood, and it is used in making incense sticks, perfumes, and small carvings. It is a fragrant product of wealth and luxury, and that's why this Tripura government wants to build an entire industry out of this agarwood. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.